फ्रेंड, आशा है आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे। फ्रेंड्स, जब से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन और मर्जर की बात चल रही है, तब से आए दिन कुछ न कुछ नई खबर आ रही है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव बैंक्स का मर्जर के बारे में बात कही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स DCCB जिसे बोलते हैं का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में विलय को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। आपको याद होगा कि पिछले समय जब कोऑपरेटिव बैंकों में कुछ गड़बड़ियां, अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज पाई जाने लगी थी, तब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक चेंज किया गया था और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2021 में ये लागू हो गया है, जो कोऑपरेटिव बैंकों के सुधार के बारे में है। और उसी के तहत अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस जारी किया है, जिसके अंतर्गत DCCB और STCB यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का आपस में मर्जर यानी विलय किया जा सकता है। कई राज्यों ने इसका आग्रह किया था। कई राज्यों ने RBI से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में विलय को लेकर आग्रह किया है। इसके बाद ही RBI ने यह गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक लीगल फ्रेमवर्क की विस्तृत स्टडी के बाद राज्यों की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने पर ही RBI बैंकों के विलय पर विचार करेगा। इसके अलावा अतिरिक्त कैपिटल इन्फ्यूजन, जरूरत पड़ने पर वित्तीय मदद, मुनाफेयुक्त स्पष्ट प्रोजेक्टेड बिजनेस मॉडल और विलय किए जाने वाले बैंक के लिए प्रस्तावित मॉडल भी, गवर्नेंस मॉडल भी उसमें दिया जाना चाहिए। क्या कहती है RBI का गाइडलाइंस? RBI की गाइडलाइंस कहती है कि विलय का प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से भेजा जाना चाहिए। बैंक के विलय के प्रस्ताव को शेयर होल्डर्स की मंजूरी होनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से वित्तीय मदद की गारंटी होनी चाहिए। नाबार्ड की ओर से प्रस्ताव का परीक्षण और मंजूरी हेतु संस्तुति होना चाहिए। यानी कि शेयर होल्डर्स के बीच में बहुमत से अप्रूव करना जरूरी होगा और इसके साथ ही नाबार्ड को राज्य सरकार में के प्रस्ताव की जांच और सिफारिश करनी होगी। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि नाबार्ड के परामर्श से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और जिला कोऑपरेटिव बैंकों के विलय के प्रस्ताव को रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जाएगी और फिर 2 चरणों में इसकी यानी कि सैंक्शन और अप्रूवल किया जाएगा। फ्रेंड्स, ग्राहकों का क्या होगा? ये मामला सही है कि जितनी करप्शन और इरेगुलरिटीज यानी अनियमितताएं कोऑपरेटिव बैंक्स में पाई जा रही थीं, अगर ये मर्जर होता है तो समझ लीजिए कि ग्राहकों के लिए फ़ायदेमंद होगा और उनका पैसा सिक्योर होगा। इसके साथ साथ ही AIBA के जनरल सेक्रेटरी से वेंकटचलम जी ने एक पत्र लिखकर फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखकर कहा है कि कमजोर RRB का स्पॉन्सर बैंकों में विलय करें। AIBA ने एक चिट्ठी लिख के सोमवार को एक चिट्ठी पत्र लिखा फाइनेंस मिनिस्टर को और कहा कि सरकार को पुनर्गठन योजना के तहत कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को RRB का जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है, उसके तहत जितने भी इनके वीक बैंक है, जो 9 वीक बैंक डिक्लेयर किए गए हैं यानी कि जो कैटेगराइज किए गए हैं, उनका RRB को उसके प्रायोजक बैंक, स्पॉन्सरिंग बैंकों के साथ विलय करने पर विचार करना चाहिए। इस आशय का पत्र वेंकटचलम साहब ने वित्त मंत्री को लिखा है। फ्रेंड्स, कमजोर RRB को मिलाने का जो बात है, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आगे कहा कि हमारा सुझाव है कि इन RRB को प्रायोजक बैंक में विलय करना बेहतर होगा, क्योंकि इससे प्रायोजक बैंकों के ग्रामीण नेटवर्क की वृद्धि होगी और साथ ही साथ उन कमजोरियों को खत्म किया जा सकता है जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जूझ रहे हैं। AIBA के महासचिव ने कहा कि इसके निगरानी यानी मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी होगी और बैंक का हिस्सा बन जाएंगे और प्रायोजित बैंकों के प्रबंधन के सीधे नियंत्रण में आ जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और दस्तकारों को कर्ज एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से इन बैंकों का गठन RRB अधिनियम 1976 के अंतर्गत किया गया था और जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का 35% और स्पॉन्सरिंग बैंक का 15% का शेयर है। और आपको याद होगा कि अभी केवल 43 बैंक काम कर रहे हैं, 43 ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं, लेकिन इस
AIBA के पत्र से जो उन्होंने वित्त मंत्री को लिखा है, इससे ग्रामीण बैंक के स्टाफ में रोष है। ग्रामीण बैंक का स्टाफ इस बात को कह रहा है कि जिस तरह से AIBA ने नेशनलाइज बैंक को बर्बाद कर दिया, उसी तरह वो ग्रामीण बैंकों की बर्बादी करने के लिए सोच रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर स्पॉन्सर्ड बैंक में गवर्नमेंट के स्टेक ट्रांसफर का विरोध क्यों हो। अगर सरकार अपनी 50% हिस्सेदारी प्रायोजक स्पॉन्सर बैंक को ट्रांसफर कर देती है, तो जो अभी तक प्रस्ताव बताया जा रहा है, तो स्पॉन्सर बैंक मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगा और हम उसके एक सब्सिडरी की तरह काम करेंगे, जैसे SBI की SBI लाइफ और SBI कार्ड्स जो एकदम प्राइवेट की तरह काम करते हैं। हम सरकारी की जगह स्पॉन्सर बैंक के गुलाम बनकर रह जाएंगे, जो किसी के हित में नहीं है। उनका कहना है इससे आने वाले दिनों में RRB के जो एम्प्लॉई हैं उनका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ऐसे में AIBA का ये प्रपोजल उचित नहीं है कि RRB को, जो वीक RRB हैं, उनको स्पॉन्सरिंग बैंक में मर्ज किया जाए। इसके अलावा अभी एक और अच्छी बात है कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने स्टाफ्स को वैक्सीनेशन के लिए उनके हेड ऑफिस में इसका अर्जमेंट किया है और उन्होंने अपने स्टाफ से अर्ज किया कि आप अपने डिपेंडेंट के साथ आइए और वैक्सीनेशन जरूर कराइए। दिस इज ए क्रिएटिव वर्क डन बाय द पंजाब नेशनल बैंक। और सेंट्रल बैंक के भी हेड ऑफिस में इस तरह का आयोजन किया गया। ये सभी सरकारी बैंकों के लिए, ग्रामीण बैंकों के लिए नज़ीर है कि उनके हेड ऑफिस द्वारा इस तरह का कैंप लगवा के कैंप मोड में स्टाफ का वैक्सीनेशन कराया जाए। बार बार सरकार से आग्रह करने के बजाय, उनके हाथ जोड़ने के बजाय स्वयं अपने स्तर से इस तरह का इंतजाम करके, और बैंक जो भी स्पॉन्सरिंग बैंक हो, जो बैंक हो, उसका पूरा खर्चा स्टाफ के वैक्सीनेशन पे करना चाहिए, स्टाफ वेलफेयर फंड से करना चाहिए और जल्द से जल्द हमारे स्टाफ का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इस अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो फार। थैंक यू।